हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी हिस्ट्री की बुक 1 के चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम क्या है, बंधुत्व जाति वर्ग। और इस चैप्टर का एक और नाम है जो कि है सामाजिक इतिहास महाभारत के माध्यम से। यानी कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम समझना होगा। चैप्टर का नाम अगर हम देखें तो ये है, और इसमें हमें पढ़ना है इस टाइम पीरियड के बारे में। यानी इस टाइम पीरियड में समाज में जो भी चेंजेस हो रहे थे, उस टाइम किस तरीके की जाति थी, उस टाइम में किस तरीके के फैमिली में रिलेशंस होते थे, किस टाइप के समाज में अलग अलग वर्ग थे, ये सब हमें इस चैप्टर में देखना है। और इसी को जानने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट स्रोत का यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, और वो स्रोत क्या है, वो स्रोत है महाभारत। अब देखिए, इस चैप्टर में आपको महाभारत की कोई स्टोरी नहीं पढ़नी है, आपको ये देखना है कि महाभारत एक पुराना ग्रंथ है या टेक्स्ट है। अब इस ग्रंथ का यूज़ जब हम पुराने सामाजिक इतिहास को या सोसाइटी को जानने के लिए करते हैं, तो किस तरीके से हम इस किताब का यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोरियंस जो होते हैं वो समकालीन समाज, मतलब उस टाइम के समाज को, जैसे यहाँ पर ये टाइम पीरियड है तो इस टाइम के समाज को या पुराने कोई भी सोसाइटी को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं का यूज़ करते हैं। साहित्यिक परंपराओं में उस टाइम की किताबें भी शामिल होती हैं। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम किस किताब के बारे में पढ़ने वाले हैं, महाभारत के बारे में। और जब इन किताबों का यूज़ किया जाता है तो हम देखते हैं कि आखिर उस टाइम में सोसाइटी में कैसे आचार व्यवहार थे, लोगों के क्या रीति रिवाज थे, वो किस तरीके से रहते हैं, और क्या ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं क्या उस समाज का कोई आईना हमें दिखाती है। और अगर ये किताब हमें उस समाज की, सोसाइटी का कोई आईना दिखा रही है तो वो किस हद तक सही है, क्या वो सारी बातें जो उसमें लिखी हुई हैं वो सही हैं, क्या वो सारी बातें जो उसमें लिखी हुई हैं किताब में वो उस टाइम के आम लोग फॉलो किया करते थे या नहीं करते थे। तो हम किसी भी किताब को जब पढ़ते हैं तो हमें उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें देखनी होती हैं, उसको हमें एनालाइज करना होता है, हमें उसको पढ़ के देखना होता है कि ये किताब जो हमें नॉलेज दे रही है किस हद तक सही है या नहीं है। यही आपको इस चैप्टर में महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में करना है, जब आप उस टाइम के सामाजिक इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था उस टाइम की अर्थव्यवस्था में चेंज हो रहा था, उस टाइम के पॉलिटी में चेंज हो रहा था। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सोसाइटी के बारे में। ठीक है, कि आखिर उस टाइम के समाज के बारे में हम क्या जान सकते हैं और किन चीज़ों से जान सकते हैं। तो अब हमें देखना होगा इस चैप्टर में अपना हमें सोर्स बनाना है महाभारत को। तो अगर महाभारत की हम बात करें तो देखिए, महाभारत जो है वो, इसको एक और नाम से बोला जाता है एपिक या फिर महाकाव्य। महाकाव्य इसको क्यों बोला जाता है, महाकाव्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें करीब 1 लाख से भी ज़्यादा जो श्लोक हैं या पोएम्स हैं वो लिखी हुई हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, महाकाव्य। और ये हमें क्या बताता है, यहाँ पर फिर से वही चीज़ लिखी है कि सामाजिक श्रेणियों, आचार व्यवहार के मानदंडों को हमें बताता है। यानी उस टाइम के समाज में कौन कौन सी श्रेणियाँ थी, कौन कौन सी कैटेगरीज थी। ये हमें सबको पता है कि पुराने टाइम में समाज को 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था। वर्णा सिस्टम सबने पढ़ा होगा, और उस वर्णा सिस्टम में 4 वर्ण होते हैं। सबसे पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, और चौथा होता है शूद्र। और ये सारे जो रूल्स थे वो कौन लोग बनाते थे, उस टाइम के ब्राह्मण ही बनाया करते थे। ब्राह्मणों ने ये सारे रूल्स बनाए कि समाज में 4 वर्ण हैं और उसमें सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण ही है। ब्राह्मणों का काम क्या होता है, अब जो पुराने जो भी रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट मतलब किताब, जो भी पुरानी रिलीजियस किताबें होती हैं उनमें ब्राह्मणों ने ये पहले ही डिसाइड कर दिया कि ये 4 वर्ण हैं, और इन 4 वर्णों की जीविका यानी वो क्या काम काज करेंगे ये भी उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिया। ये उनके कुछ काम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ब्राह्मणों का काम क्या है, क्षत्रियों का काम युद्ध करना है, वो वॉरियर होते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। वैश्यों का काम व्यापार करना और दान दक्षिणा देना, गौपालन, ये सारी चीज़ें। और शूद्र देखिए, शूद्र जिनको सोसाइटी में सबसे नीचा स्थान दिया गया और उनको बोला गया इनका काम कितना है, सिर्फ बाकी के ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना है, बस। ठीक है, तो ये 4 वर्ण आपको याद रखने हैं। अब देखिए, महाभारत को जब पढ़ा गया तो देखा गया कि अच्छा, उस टाइम की सोसाइटी में ब्राह्मणों ने ये डिसाइड किया था कि समाज में 4 वर्ण होंगे। इतना पता चल गया आपको जब आपने ये किताब पढ़ी। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पर ये पॉइंट समझना होगा, ये क्या है, देखिए, महाभारत जो है वो लिखी गई तो थी इस टाइम पर, जो कि है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का टाइम पीरियड। लेकिन इतने हज़ार साल में जब कोई किताब लिखी जा रही है तो उसमें जो लिखने वाला होगा वो कोई एक इंसान तो होगा नहीं, और वो किताब अलग अलग हम देखते हैं भारत के कई हिस्सों में लिखी गई, अलग अलग लैंग्वेज में लिखी गई, और जहाँ पर वो लिखी गई हमें उस जगह का उसमें टच भी देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बताती हूँ, एक मूवी का। मान लीजिए कोई एक बॉलीवुड में मूवी बनती है, और जब कोई मूवी बहुत हिट हो जाती है तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर उसका रीमेक भी बनता है। तो कोई यहाँ की मूवी है और उसका जब साउथ में रीमेक बन रहा है तो साउथ में हालांकि स्टोरी वही होगी, लेकिन उसमें हमें ज़रूर कुछ ना कुछ साउथ का टच देखने को मिलेगा। और वही मूवी कहीं मान लीजिए पंजाब में बन रही है तो हमें उस जगह का कुछ टच देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ही ये जो महाभारत है, इसकी मूल जो रचना की थी वो किसने की थी, भाट सारथी ने की थी। लेकिन उसके बाद हज़ारों सालों में इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हुई, बहुत जगहों पर इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया, और इसीलिए बोला जाता है कि ये जो महाभारत है एक गतिशील ग्रंथ है। यानी कि बहुत ज़्यादा लाइवली है, बहुत ज़्यादा गतिशील ग्रंथ है ये किताब, क्योंकि इतने सारे सालों, इतने हज़ारों सालों में और इतनी लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया इसलिए। अब क्योंकि ये किताब इतने टाइम में लिखी गई, इतने सारे इसमें राइटर्स थे, तो एक इंसान थे संस्कृत के विद्वान जिनका नाम था वी.एस. सुक्तांकर। अब इन्होंने क्या किया 1919 में, अब उन्होंने क्या किया, महाभारत की इंडिया में जितनी भी पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपियाँ यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखी हुई होती है उसको बोला जाता है पांडुलिपि। तो उनको क्या किया, कलेक्ट किया, और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसका एक समालोचनात्मक संस्करण यानी क्रिटिकल वर्जन तैयार करूँगा। ठीक है, अब ये क्या होता है आपको ये समझने की ज़रूरत है। और इन्होंने जब ये वर्जन तैयार किया, इसको तैयार करने में इनको लग गए थे करीब 37 साल। ये देखिए 37 साल लग गए। समालोचनात्मक मतलब क्या होता है, आपको यहाँ यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए
कोई भी किताब है, हम उस किताब को जब पढ़ रहे हैं, ये किताब है, इसको जब पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ़ उस किताब को इस तरीके से नहीं देखना कि इसमें जो लिखा हुआ है वो सब कुछ सच ही होगा। हमें उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, एनालाइज़ करना है और उस चीज़ के पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को देखना होगा। जब हम किसी भी चीज़ की पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं, वही क्या कहलाता है समालोचना करना या फिर किसी भी चीज़ का क्रिटिसिज़्म या फिर किसी भी चीज़ का क्रिटिकल वर्ज़न। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एनसीईआरटी है आपके पास, ठीक है? एनसीईआरटी है आपकी। अब मैंने आपको बोला कि बच्चों आपको एनसीईआरटी का क्रिटिकल वर्ज़न तैयार करना है, आप इसके बारे में कुछ समालोचना करिए। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ एनसीईआरटी की अच्छी बातें ही नहीं लिखनी होंगी, उसमें क्या कमियाँ हैं, उसमें आपको क्या गुण के साथ क्या दोष दिख रहे हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ों के साथ क्या नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, आपको दोनों चीज़ें ऑब्जर्व करनी होंगी और ये सब एनालाइज करके जब आप लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, समालोचनात्मक। ठीक है, तो वही काम जब महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो किसने किया, वी.एस. सुकथांकर ने ये करने का काम किया और इन्होंने फिर सारी चीज़ों को फिर से एनालाइज करने की कोशिश करी। अब हमने देख लिया, ये समझ आ गया आपको पॉइंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए और क्या हमें पता चलता है महाभारत से। ये देखिए, वहाँ पर सोसाइटी में पितृवांशिकता थी। पितृवांशिकता होती है पेट्रियार्कल सिस्टम। ये क्या होता है, जब भी कोई व्यवस्था, जब भी कोई सिस्टम में दादा हेड होता है, उसके बाद पिता हेड होते हैं, उसके बाद उसका बेटा होता है, यानी कि जो पावर का कंट्रोल है, जो संसाधनों पर कंट्रोल है, जो फैमिली में डिसीजन लेंगे वो कौन होंगे, पिता होंगे, यानी कोई पुरुष या मेल ही होगा। और ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, पितृवांशिकता, यानी पुरुष का ही कंट्रोल है हर जगह पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब महाभारत को हमने पढ़ा तो हमने देखा कि जब महाभारत लिखी गई तो उस टाइम के समाज में कौन सी व्यवस्था थी, वहाँ थी पेट्रियार्कल व्यवस्था, पेट्रियार्कल या फिर पितृवांशिकता व्यवस्था थी। पितृवांशिकता क्या है मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो बेटियाँ होती थी उनका कोई राइट नहीं होता था पिता की प्रॉपर्टी पर, और जो शादी की जाती थी वो कहाँ की जाती थी, गोत्र से बाहर। और गोत्र से बाहर शादी करने को क्या बोला जाता है, बहिर्विवाह पद्धति। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोगैमी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी गोत्र से बाहर किया जाएगा विवाह, उसके अंदर नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस टाइम क्या हो रहा था, बहुत सारे नगर बन रहे थे। हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि अलग अलग नई सिटीज़ बन रही थी, हमने मैप में भी पढ़ा था सेकंड चैप्टर के कि कौन कौन से नए नगर इस टाइम पे डेवलप हो रहे थे। तो ये जो सारे नगर हैं, जब ये बन रहे थे तो ब्राह्मणों को लगा कि हमें फिर से जो है कुछ नियम बनाने की ज़रूरत है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की ज़रूरत है, उसको बोला जाता है आचार संहिता। इन्होंने ये बनाने की कोशिश करी और सारे जो रूल्स हैं उनको एक किताब में लिखने की कोशिश करी, जिसका नाम क्या है, मनुस्मृति। इस किताब का आपने नाम सुना होगा। और इसमें जो 4 वर्ण हैं और जो सबसे नीचे के वर्ण हैं उनके काम भी डिसाइड कर रखे हैं और उनकी एक लिस्ट बना रखी है कि किसको किस तरीके का काम करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास मनुस्मृति भी है, जिससे हम जान सकते हैं कि आखिर ब्राह्मणों ने क्या रूल्स डिसाइड किए थे, क्या डिसाइड किया था कि लोगों को कैसे परंपरा फॉलो करनी है, कैसे रीति रिवाज फॉलो करने हैं, किस तरीके से समाज में रहना है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये भी है कि क्या उन्होंने जो नियम बनाए थे, क्या वाकई में वो सारी चीज़ें उस टाइम की सोसाइटी में फॉलो हो रही थी या नहीं हो रही थी। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपको अपने माइंड में रखना होगा ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये जो गोत्र होते हैं ये किसके नाम पर होता है, वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। नेक्स्ट, जो गोत्र होते हैं उसमें 2 नियम इंपॉर्टेंट थे। पहला, विवाह के बाद जो लेडी होती है वो पिता के स्थान पर किसका गोत्र लगाएगी, या पति का, जैसे कि आज भी होता है। बहुत सारी जगह लड़कियां शादी के बाद फिर जहाँ उनकी शादी होती है वो हस्बैंड के साइड के गोत्र को लगाने लगती हैं या कास्ट को लगाने लगती हैं, और एक ही गोत्र में शादी को नहीं किया जाएगा, इस पर भी बैन था। तो 2 नियम आपने देख लिए गोत्र से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जाति से रिलेटेड। अब जाति क्या होती है, जाति होता है जैसे कि हमें पता है कि सोसाइटी में 4 वर्ण थे, वर्ण अलग होता है, जाति अलग। वर्ण 4 हैं और इसी में से बहुत सारी अनलिमिटेड जातियाँ निकली हुई हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा ब्राह्मण एक वर्ण है, लेकिन ब्राह्मण जो कास्ट होती है बहुत सारे लोग होते हैं ब्राह्मण कास्ट के, अलग अलग जातियाँ होती हैं। तो ये जो जातियाँ होती हैं वर्ण के अंदर से निकली हैं। ठीक है, और ये कितनी है, ये बहुत सारी संख्या में है, इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है श्रेणियाँ। श्रेणियाँ क्या है, श्रेणियाँ हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। जब भी कोई व्यापारी होते हैं या कोई ग्रुप होता है, व्यापारी के ग्रुप को, ग्रुप्स में जब वो काम करते हैं तो क्या बोला जाता है, उसको श्रेणी या फिर गिल्ड। ठीक है, ये ग्रुप में काम करेंगे, कच्चा माल लेंगे और फिर उसको ग्रुप में ही बेचेंगे, यानी कोई एक हेड नहीं होगा, सब लोग आपस में ग्रुप्स में सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे, व्यापार से रिलेटेड हो जाएगा श्रेणी। अब नेक्स्ट है कुछ और हमें जातियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं जिनको क्या बोला गया है, पॉइंट नंबर 14 में देखिए, निषाद और मलेच्छ। कुछ जो जातियाँ होती हैं ब्राह्मणों को लगा कि हम इनको किसी वर्ण में तो शामिल कर नहीं पा रहे हैं और ये लोग जंगलों में रहते हैं, तो कुछ जो लोग जंगलों में रहने वाले होते थे, इस तरीके के लोग होते हैं, उनको क्या नाम दे दिया गया, निषाद मलेच्छ। ठीक है, जिस पर ब्राह्मणीय विचार का कोई हमें नहीं दिखता कि कोई उन पर कुछ प्रभाव हो रहा था या नहीं। अब नेक्स्ट 15 पॉइंट है, कुछ वर्गों को उन्होंने क्या बोला कि अस्पृश्य है। अस्पृश्य यानी कि अछूत। अछूत क्या होता है, जैसे कि आज भी आपने देखा होगा, आप अभी किसी पुराने गांव में जाएंगे तो क्या होता है, वहाँ पर आज भी छुआछूत किया जाता है, यानी कि ऊंची जाति का जो होगा वो नीची जाति के इंसान को नीचे बिठाएगा, उसको अलग बर्तन में खाना देगा, अलग गिलास में पानी उसको दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आज भी बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, और इनकी शुरुआत कब हुई थी, इसी टाइम पर हुई थी जब ये नियम बनाए गए थे। और ऐसी ही एक जो नीची जाति है उसका नाम क्या था, चांडाल। ठीक है, और इन चंडालों के कामों की हमें सूची या लिस्ट भी देखने को मिलती है, कौन सी किताब में, पॉइंट नंबर 16 आप देख सकते हैं, चंडालों के कामों की सूची हमें मनुस्मृति में। मनुस्मृति एक किताब है जिसमें ब्राह्मणों ने रूल्स लिखे हुए थे, उसी में हमें इन चंडालों के कामों की लिस्ट भी देखने को मिलती है। ठीक है, कि उन्हें क्या क्या करना है, उन्हें कैसे ऊपर के वर्णों की सेवा करनी है। इतना ज़्यादा इनके साथ भेदभाव किया जाता था कि जब ये अगर कहीं चल कर जाएंगे ना तो इनको कोई बर्तन से आवाज़ करनी होगी ताकि ऊंची जाति का इंसान वहाँ से हट जाए, क्योंकि माना जाता था कि अगर किसी ऊंची जाति के इंसान ने इनको देख भी लिया आंखों से तो वो इंसान अपवित्र हो जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसने नीचे जाति के इंसान को देख लिया। इस हद तक भेदभाव किया जाता था। अब पैतृक जायदाद का नेक्स्ट, पैतृक जायदाद का माता पिता के बाद पुत्रों में बंटवारा किया जाता था, बेटियों को कुछ नहीं मिलता था। ठीक है,
ये आपको पता है। और जो बड़ा बेटा होगा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा बेटा होगा, उसको कुछ विशेष या फिर कुछ स्पेशल पार्ट दे दिया जाएगा प्रॉपर्टी में से। अब नेक्स्ट पॉइंट है विवाह की। जब बात करते हैं शादी की तो 8 टाइप्स बताए गए हैं। 8 टाइप की लिस्ट आपको बता देते हैं, ये है। और इन 8 टाइप्स में से 4 जो हैं वो अच्छे हैं और जो 4 हैं उनको खराब माना गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले 4 अच्छे माने गए और बाकी 4 खराब माने गए। जो वर्ण होते थे, वर्ण की तरह ही जाति भी माना जाता था कि वो जन्म पर बेस्ड है, यानी जो इंसान जिस वर्ण में पैदा हो जाएगा, जिस जाति में पैदा हो जाएगा, वो वही जाति का रहेगा, वो अपनी जाति या वर्ण को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे नए जो ग्रुप्स थे वो भी देखने को हमें मिलते हैं, जिनका नाम था निषाद, सुवर्णकार, जो किसी भी वर्ण में नहीं है, लेकिन इनको क्या बोल दिया गया, ये एक अलग जाति है। सुवर्णकार मतलब सोने का काम करने वाले। अब यहाँ पर ब्राह्मणों ने जब इतने रिजिड रूल्स बना दिए, सख्त नियम बना दिए, तो उनकी आलोचना होना यानी उनको क्रिटिसाइज़ करना तो हो गई। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। उन्हीं में से एक थे बौद्ध धर्म के लोग। अब बौद्ध धर्म का जब इस टाइम पर विकास हो रहा था तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा कि ये जो भेदभाव हैं वो नेचुरल नहीं है। कोई इंसान की हम सोसाइटी में क्या उसका प्लेस है, हम उसके जन्म कर पर आधारित नहीं कर सकते उसको, कि कोई इंसान अगर मान लीजिए ऊंची जाति में पैदा हो गया तो वो ऊंची जाति का है, कोई अगर किसी का जन्म नीची जाति में हो गया तो वो नीची जाति का ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। ये सारी चीज़ें नेचुरल नहीं है। ये जो रूल्स हैं वो इंसानों ने बनाए हैं और ये स्थायी नहीं है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों के इन सारी वर्ण व्यवस्था की, इन सारे रूल्स की आलोचना करी, उनको क्रिटिसाइज़ की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखिए, जब हिस्टोरियन इतिहासकार कोई भी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण मतलब उसको एनालाइज करते हैं, जैसे कि हम महाभारत को देख रहे हैं यहाँ पर, तो हिस्टोरियन ये देखने की कोशिश करेंगे उसके अलग अलग पहलू क्या हैं, यानी उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, उसमें किस टाइम पीरियड की बात करी गई है, वो किताब किसने लिखी और उसमें क्या लिखा और किन लोगों के लिए लिखी। यानी जब कोई किताब को पढ़ा जा रहा है तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि वो किताब क्यों लिखी गई, किन लोगों के लिए लिखी गई और उसका आखिर मकसद क्या है। ठीक है। और जो महाभारत है वो एक गतिशील ग्रंथ है, मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो महाकाव्य है ये अनेक पाठांतर विभिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए, यानी इसके जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं और उसमें बहुत सारी कहानियों को उसमें शामिल भी कर लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मूवी से आप समझ सकते हैं कि मूवी का रीमेक बन रहा है तो जहाँ वो होगी, जहाँ जिस जगह पर मूवी बनाई जाएगी, हमें उस जगह का उसमें एसेंस या टच देखने को मिलता है। तो ऐसी ही जो महाभारत है हमें बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ किताब में ही नहीं है, वो कहानी हमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलती है। उस टाइम की मूर्ति कला हो गई, जैसे कि आप किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ भी महाभारत का आपको कुछ स्टोरी वहाँ पर गड़ी हुई देखने को मिलेगी। पेंटिंग्स में हमें ये देखने को मिलता है, डांस में भी हम देख सकते हैं महाभारत की कुछ स्टोरीज़ को। तो ये ही बोला गया है क्योंकि इसकी इतनी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और इतने ज़्यादा हज़ारों सालों में इसको लिखा गया और ये एक लाइवली ग्रंथ की तरह है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, गतिशील ग्रंथ है। ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें शामिल होता गया, ये एक फिक्स नहीं किया गया कि एक बार किताब को लिख दिया और वही फिक्स हो गया, वही स्टैटिक हो गया, नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में भी शामिल हुई, इसलिए क्या है, एक गतिशील ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्त्रियाँ जो होती थी पैतृक संसाधन मतलब पिता की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मांग सकती थी और स्त्री धन पर उनका राइट होता था। स्त्री धन मतलब शादी के टाइम पर जो भी उनको गिफ्ट मिलेगा, जो सामान मिलेगा, उस पर उनका पूरा राइट होगा, लेकिन पिता की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये वही पॉइंट रिपीट हो गया, ये वाला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 26। पॉइंट 26 में क्या है, महाभारत की मूल कथा की रचना किसने की थी, भाटसारथी ने। मैंने आपको बताया जो कि युद्ध कब होता था, महाभारत के टाइम हुआ था ना, कौरव और पांडवों का युद्ध, तो उसी टाइम पर भाटसारथी जाते थे युद्ध में और वहाँ पे जो भी चीज़ें देखते थे वॉर में, वो सारी चीज़ों को लिख दिया करते थे। लेकिन इसको एक प्रॉपर साहित्यिक परंपरा में, एक प्रॉपर ग्रंथ में लिखने का काम किसने किया, ऋषि व्यास ने। ठीक है। ये ध्यान रखना है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। और अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत का समालोचनात्मक वर्जन किसने तैयार किया, तो वो है वी.एस. सुबथांकर, जिन्होंने 1919 में, यानी आज से 100 साल पहले ये काम किया। जबकि ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ये कब लिखे थे, बहुत हज़ारों साल पहले, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में लिखे। लास्ट में यहाँ पर महाभारत में हमें एक कहानी देखने को मिलती है, द्रौपदी से पांडवों की शादी, और ये हमें क्या बताता है कि उस सोसाइटी में बहुपति प्रथा भी थी, यानी एक स्त्री बहुत सारे पुरुष या मेल से शादी कर रही है, ये भी हमें उस सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। और इस स्टोरी को अलग अलग राइटर्स ने अपने तरीके से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, यानी कि अपने अपने तरीके से इस स्टोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है कि क्यों इस चीज़ की उस टाइम पर ज़रूरत पड़ गई थी और क्यों ये प्रथा उस टाइम के समाज में थी। ठीक है। अब आपने देखा कि हमने जो चीज़ें देखी हैं अभी, ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में ही बता रही हैं, चाहे वो ये हो, उस टाइम के 4 वर्ण हो, चाहे उस टाइम की पितृवंशिकता हो, कि उस टाइम में जो था पिता का या फिर मेल का कंट्रोल होता था सारी चीज़ों पर, वो ही डिसीजन लिया करते थे। उस टाइम जो शादी होती थी वो कैसी होती थी, शादी भी गोत्र से बाहर की जाएगी और इसी को क्या बोला जाएगा, बहिर्विवाह पद्धति बोला जाएगा। और समाज में जो 4 वर्ण थे उनके काम भी डिसाइडेड थे और बहुत सारी हमें जातियाँ भी देखने को मिलती हैं और जातियों की संख्या कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारी जातियाँ। और समाज में कुछ लोगों को, जैसे कि चांडाल है, उनको क्या बोल दिया गया है, ये लोग क्या हैं, अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, यानी इनको छूना भी क्या है, पाप है, ऊंची जाति के लोगों के लिए। ठीक है। और शादी के 8 टाइप्स थे, उसमें से 4 अच्छे हैं और बाकी नीचे के 4 खराब हैं। जब ये ब्राह्मणों ने इतने सारे रूल्स बनाए तो इनकी आलोचना करने का काम किसने किया, बौद्ध धर्म ने। और इसीलिए इस टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारे जो ब्राह्मणों ने बताया था कि ये नीचे वर्ण के लोग हैं, बहुत सारे शूद्र, बहुत सारी नीची जाति के लोग बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इस धर्म में तो हमें रिस्पेक्ट मिल नहीं रही, हमारा काम सिर्फ सेवा करना ही है, तो इसलिए हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर हमारे साथ भेदभाव ना हो, जहाँ पर ये चीज़ ना हो कि कोई भी इंसान जहाँ पर पैदा हो गया है वही पूरी ज़िंदगी रहेगा, यानी वो नीची जाति में पैदा हो गया तो पूरी ज़िंदगी नीची जाति का रहेगा। इसी चीज़ से परेशान होकर बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पर बौद्ध धर्म में शामिल होना सही समझा। ठीक है।
अब अगर हम देखें और क्या हमने देखा कि इस समाज जो महाभारत है एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि इसके जो बहुत सारे चैप्टर्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए और इसमें बहुत सारी स्टोरीज शामिल हैं। और जब भी इतिहासकार इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि आखिर इस किताब में कौन सी लैंग्वेज है, कौन से टाइम पर ये लिखी गई, किसके लिए लिखी गई, किसने लिखी, ये सारी चीज़ें भी वो पढ़ते हुए ध्यान रखते हैं। तब जाकर वो किसी समाज के बारे में लिखते हैं कि हाँ, उस टाइम के समाज में इस तरीके का इतिहास था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम महाभारत का यूज़ उस टाइम के समाज को जानने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। और जो भी हमें महाभारत से पता चल रहा है कि वहाँ पर 4 वर्ण थे, वहाँ पर विवाह के ये नियम थे, तो क्या वो सारी चीज़ें वाक़ई में फ़ॉलो होती थी या नहीं होती थी? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब